मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ मानो चिड़िया एक गरीब किसान पक्षी की बेटी थी, वहीं चंदू चिड़ा जंगल के अमीर ठेकेदार पक्षी का बेटा था। जैसे ही चंदू के पिता को ये सब पता चलता है तो वो अपने बेटे से कहता है, चंदू, तू मेरा इकलौता बेटा था और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मैंने तो सोचा था कि दूसरे जंगल की अमीर चिड़िया से शादी करेगा और उसके बाद मेरा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पापा, मैं मानो से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। सुन ले चंदू, तुझे ना ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही मेरा साथ। फिर चंदू चिड़ा अपने पिता का घर छोड़ देता है। चंदू चिड़ा मानो चिड़िया से शादी कर लेता है और वो दोनों एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। चंदू चिड़ा अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। ऐसे ही एक दिन जब चंदू चिड़ा लकड़ियाँ काट कर बाजार बेचने गया हुआ था, तो एक बूढ़ी कौवी मानो चिड़िया के दरवाजे पर आकर कहती है, बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, तेरा भला होगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी पीकर ही गुजारा कर लूंगी। मानो चिड़िया को बूढ़ी कौवी पर दया आती है। आप तो मेरी माँ के समान हैं। आप अंदर चलिए, मैं आपको भोजन भी देती हूँ और पानी भी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी कौवी को भोजन ला कर देती है। बूढ़ी कौवी वो भोजन खा लेती है। बेटी, ये तो तुमने बहुत कर दिया। मुझ जैसी बूढ़ी लाचार की तुमने मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तू, तेरा पति और तेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। मानो चिड़िया ये बात सुनकर हैरान होती है। माँ जी, आपके आशीर्वाद का धन्यवाद, लेकिन मेरी तो अभी कोई संतान नहीं है। मैं और मेरे पति ही इस छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। बेटी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मुझे सब पता है। तू गर्भवती है, बस तू अपने और अपने बच्चों का ध्यान पूरी तरह से रखना। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तुझे पूरे 7 बच्चे होंगे। अच्छा बेटी, थोड़ा सा और पानी देना। मानो चिड़िया को बूढ़ी कौवी की बात समझ नहीं आती और वो रसोई से पानी लेने चली जाती है। जब वो पानी लेकर वापस आती है तो वहाँ वो बूढ़ी कौवी नहीं थी। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई और वो क्या कह रही थी? शाम को चंदू चिड़ा जब घर आता है तो मानो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मानो, तुम किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती हो। तुम गर्भवती हो, ये तो कोई भी तुम्हें बता देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम 7 जुड़वा बच्चों को जन्म दोगी, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मानो चिड़िया 7 अंडे देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। उनकी पड़ोसन बिजली कौवी जब मानो चिड़िया को देखने आती है तो 7 बच्चों को देखकर हैरान होती है। चंदू, तू तो पहले ही अपनी पत्नी और अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करता है। अब ये 7 बच्चों को कैसे पालेगा? ये ऊपर वाले ने तुम पर तो जुल्म कर दिया है। ऐसा मत कहिए बिजली बहन, बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। मेरे बच्चे अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आए होंगे। मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। मानो चिड़िया भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले हैं, जो हमेशा मेरा साथ देने को तैयार हैं। अब मानो चिड़िया अपने 7 बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती। दूसरी ओर चंदू चिड़ा दिन रात लकड़ियाँ काटता और पहले से दुगनी मेहनत करता था। ऐसे ही समय बीत जाता है। मानो चिड़िया के बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो उड़ने लगते हैं। मम्मा, सभी पक्षियों के दादा दादी हैं, हमारे दादा दादी कहाँ हैं? तभी मानो चिड़िया की छोटी बेटी बोलती है, हमारे दादा गंदे हैं, हमारी मम्मा और पापा दोनों को पसंद नहीं करते और वो हमें भी पसंद नहीं करते, तभी तो वो हमारे पास नहीं आते। ये सुनते ही मानो चिड़िया अपने बच्चों को डांटती है और उन्हें कहती है, बच्चों, ऐसी बात नहीं करते। आपके दादाजी हमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे बाहर खेल रहे थे। भैया, वो देखो, नदी के पास कोई पानी में डूब रहा है।
हाँ बहना, तुम सच कह रही हो। चलो सब मिलकर उसे निकालते हैं। वो सातों बच्चे नदी पर जाते हैं और उस डूबते हुए चिड़े को बचाते हैं। अंकल, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पानी से निकाल दिया। पानी पीते हुए मेरा पाँव फिसल गया था और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम सब ना आते तो आज मैं मर जाता। बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं मिलकर उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंकल, मेरे पापा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं। वो तो बाजार लकड़ियाँ बेचने गए होंगे। और मम्मा सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती हैं और कपड़े भी सिलाई करती हैं। बच्चों, ऐसा क्यों है? आपके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं? अंकल, मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो विदेश के जंगल में जाकर नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पिता इसी जंगल में रहते हैं। वो बीमार हैं, इसलिए मेरे पिता भी चाहते हैं कि वो इसी गांव में ही रहें। अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अंकल, मेरे पिता का नाम चंदू है। अपने बेटे का नाम सुनते ही उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। फिर उसे पता चलता है जो 7 बच्चे उसके सामने खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि उसी के पोते पोतियां हैं। बच्चों, मुझे अपने घर ले जाओ। फिर मानो चिड़िया के बच्चे अपने दादा को लेकर घर आते हैं। पिताजी, आप इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आ गई? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं इसी जंगल में रहूंगा तो आप मुझे मिलने कभी ना कभी जरूर आएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। फिर चंदू का पिता अपने बेटे, बहू और सारे बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे ओए महारानी, जल्दी जल्दी काम कर। तेरे पंखों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? कब से देख रही हूँ कैसे मर मर के काम कर रही है। नहीं नहीं मालकिन, बस वो मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी। हाँ हाँ, पहले कौन सा तेरी तबीयत ठीक रहती है, जब देखो बीमार ही रहती हो। मालकिन, आपके लिए ही तो मैं जंगल के बाहर गई थी, वो मीठे फल लाने, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही बिजली कपी को गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर मानो चिड़िया को मार देती है। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी, अपनी जुबान को लगाम दे। कहीं ऐसा दिन ना हो कि मैं तेरी जुबान ही काट लूं। मालकिन, माफ कर दे मुझे। चल अब बस हो गई तेरी चू चू। ऐसा ना हो कि प्रिया की डोली के साथ साथ तेरी अर्थी भी उठा दूं। जा जाकर देख प्रिया तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन, अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोती हुई प्रिया के पास जाती है। अरे प्रिया बेटी, आप इतनी उदास क्यों हो और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मालकिन तुम्हें नीचे बुला रही हैं। आंटी, आंटी मुझे बचा ले, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। बेटी, जिसके माँ बाप नहीं होते तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। आंटी, अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। प्रिया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मालकिन और मालिक के आगे भला कौन बोल पाता है? अब तुम अपना दिल छोटा मत करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। मालकिन बहुत गुस्से में है, आपका रिश्ता लेकर कब्बे वाले आ ही रहे होंगे। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माता पिता, आप मुझे दोनों छोड़कर क्यों चले गए? मैं तो यहाँ रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। थोड़ी देर में रिश्ता लेकर कब्बे वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। मानो कहाँ मर गई है, जल्दी से मिठाई लेकर आ जो प्रिया ने अपने पंखों से बनाई है। जी जी, अभी लाई मालकिन। फिर मानो चिड़िया रसोई से सबके लिए मिठाई लेकर आती है। तभी उसकी नजर भूरे कपे पर पड़ती है जो प्रिया से शादी करने आया था। अरे शेकप्पा तो 1 नंबर का जुआरी और डाकू है। ए ऊपर वाले, ये मालिक और मालकिन क्या अनर्थ कर रहे हैं? प्रिया बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। अरे क्या देख रही हो इधर उधर? जल्दी से मिठाई रखो और मेहमानों के लिए खाना लेकर आओ।
फिर मानो चिड़िया मिठाई रखती है और अपने मालिक और मालकिन से कहती है, मालकिन और मालिक, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? ये कौवा तो एक नंबर का ज्वारी और डाकू है। अच्छा, तुझसे किसी ने राय मांगी है? बढ़िया ही हमें बताने वाली, चल जा। लेकिन मालकिन, लगता है सुबह की मार ये भूल गई है, तभी तो इसकी चोंच इतनी चल रही है। अपने मालिक मालकिन को गुस्से में देखकर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे बहन जी, बातें तो बहुत हो गईं, अब जल्दी से प्रिया बेटी को बुला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला कर आती हूँ। फिर बिजली कभी प्रिया को बुलाने चली जाती है। अरे महारानी, तैयार हुई कि नहीं? अब जल्दी से चल। चाची, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। ज्यादा अपनी जुबान मत चला, भेजूं क्या तेरे चाचा को? और हाँ, थोड़ा मुस्कुरा देना, अगर ये रोती हुई सूरत लेकर गई काफे वालों के सामने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? ऐसा कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। अरे बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये भतीजी किसकी है? तभी भूरा कौवा कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर अकेले में प्रिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। प्रिया बेटी, बाहर भूरे को लेकर जाओ। प्रिया चुपचाप वहाँ से भूरे कौवे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। प्रिया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डरी और सहमी हुई प्रिया अपना सर हिला देती है। बहुत सुंदर हो तुम। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे ही शादी करने का सोच लिया था। जरा अपना पंख तो दिखाओ, कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए भूरा कौवा प्रिया का पंख पकड़ लेता है। ये सब होता हुआ देखकर प्रिया डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी भूरे को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अंदर जाता है। चलिए मम्मा, प्रिया मुझे पसंद है, बस अब हम जल्दी शादी करेंगे। जाते हुए भूरा कौवा चुपके से बिजली और बादल से कहता है, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि शादी को लेकर जो हमारी डील हुई है वो टूटे। आप प्रिया को अच्छे से समझा दीजिए। मैंने तो बस उसका पंख पकड़ा और वो ऐसे भागी कि जैसे मैंने उसे मारा हो। भूरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। बस तुम उस पोटली की डील मत भूलना, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। हाँ हाँ अंकल, मुझे सब याद है, बस ये बात मेरे माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिया से शादी करने के लिए मैं आपको सोने से भरी हुई पोटली दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवे वाले वहाँ से चले जाते हैं और बादल कौवा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। प्रिया, अरे ओए प्रिया, कहाँ मर गई? जी चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज तेरी वजह से ये रिश्ता टूटते हुए बचा है। बस मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने भूरे को शादी के लिए मनाया। तभी वहाँ पर बिजली कभी भी आ जाती है। अजी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा, जरा अपने गुस्से पर काबू करो। बिजली, गुस्सा क्यों ना करूँ, कितनी मुश्किल से शादी करवा रहा हूँ मैं इसकी। और एक ये अनाथ है कि शादी तोड़ने पर लगी हुई है। अब क्या किया तूने? सुन ले मेरी बात, अगर तूने ये शादी तोड़ी तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही बिजली कौवे का भाई बिरजू कौवा आ जाता है। ना, क्या हुआ? मुझे भूरे ने सब बताया। बहुत मुश्किल से ढूंढा है ये रिश्ता। तुम्हें तो पता है कि कितना सोना मिलेगा हमें, और साथ में ये घर भी। जो भी हो जाए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हाँ बिरजू भैया, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, शादी होकर ही रहेगी। हाँ भैया भाभी, अगर वो ना मानी तो उसके माता पिता की तरह उसे भी रास्ते से हटा देंगे। फिर जो सारी संपत्ति उसके नाम है वो भी हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिरजू, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि उसे रास्ते से हटा ही देना चाहिए। उन तीनों की बातें मानो चिड़िया बाहर खड़ी सुन रही थी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? बड़े मालिक मालकिन को इन्होंने मिलकर मारा है। मुझे प्रिया को सब बताना होगा। मानो चिड़िया का पंख पास पड़े हुए गिलास पर लगता है। गिलास नीचे गिरता है और टूट जाता है। लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं।
मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। जब वो कफे बाहर आते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। मानो चिड़िया भागती हुई प्रिया के पास जाती है। प्रिया, प्रिया बेटी उठो। क्या हुआ आंटी, आप इतना घबरा क्यों रही है? फिर मानो चिड़िया सारी बात प्रिया को बताती है। ये आप क्या कह रही है आंटी? मेरे माता पिता को मेरे चाचा चाची ने मारा है। हाँ बेटी, अब तुम भी यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। खिड़की के रास्ते से मानो चिड़िया प्रिया कपी को वहाँ से भगा देती है। ये देखो बादल जी, ये पंख तो मानो का है, जरूर उसी ने हमारी बातें सुनी होगी। दीदी, उस नुकरानी को भी मारना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना किया तो हम भी मुश्किल में पड़। प्रिया कभी भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और वो वहाँ जाकर सारी बात बताती है। अरे ओ नौकरानी, अब कहाँ जाएगी तू? बहुत शौक है तुझे बातें सुनने का, अब तुझे बताते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी एक बड़ा डंडा उठाती है। वो मानो चिड़िया को मारने ही वाली थी कि प्रिया पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है। रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस अंकल, इन सबको पकड़ लीजिए। अरे प्रिया बेटी, ये तू क्या कर रही है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो हम इस नौकरानी को डरा रहे थे, मार नहीं रहे थे। इसने मेरी अलमारी से चोरी की थी, बस वही पूछ रहे थे कि इसने गहने कहाँ रखे हैं। चुप कीजिए, मुझे सब पता है। आप तीनों ने मिलकर मेरे पापा को मारा है। अरे अरे प्रिया बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला हम तेरे माता पिता को क्यों मारेंगे? चाचा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपने फिर ऐसे क्यों कहा कि मेरे माता पिता को आपने नहीं मारा? वो मैं। ऐसे वो काफी पकड़े जाते हैं। फिर पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कफा और कफी अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली का भी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। एक प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली का भी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊँगा। फिर बादल कौवा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कफे, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कफे, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। चलो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली का भी बुलबुल के घर से मिसालें मांग लाती है और बादल कौवा कबूतर के घर जाता है।
क्या हुआ कभी? ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर कबूतर यार, मेरी पत्नी बिजली खिचड़ी बना रही है, लेकिन घर में दाल नहीं थी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे दो तो एक प्लेट मैं तुम्हें भी खिचड़ी की दूंगा। अरे कबूतर जी, खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। आप कव्वे को दाल दे दीजिए, लेकिन हाँ कव्वे भैया, एक प्लेट खिचड़ी मुझे जरूर देकर जाना। हाँ हाँ बबली बहन, जरूर। ऐसे पूरे जंगल से चीजें मांग मांग कर कव्वा और कव्वी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बादल, देखा घर में एक चीज भी नहीं थी। हमने पक्षियों से चीजें मांग मांग कर सारी इकट्ठी कर ली हैं। और सब पक्षी एक प्लेट की लालच में आ गए। कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। खिचड़ी तो खाएंगे मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं और पूछ कर आएं, क्या अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? लेकिन मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली आंटी सारी ही खिचड़ी खा जाएं। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, क्या बन गए चावल? चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हारे घर में दे जाऊंगी। नहीं कवि, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बिजली बहन मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं खिचड़ी लेने आई हूँ। और मुझसे मिर्ची लाया था कव्वा, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दो। हाँ चिड़िया बहन, वो मिर्ची खत्म हो गई थी, इसलिए तेरा भाई बादल तोते से मिर्ची ले आया था। तभी बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी आ जाते हैं। और हाँ, दाल हमसे मांग कर लाए थे, हमें भी एक प्लेट खिचड़ी दो। तभी बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मिसालों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मिसालें तुमसे मांग कर लाई थी बिजली? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सभी पक्षियों के घर से चीजें मांगकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये खिचड़ी हम सब मिलकर खाएंगे। फिर खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। जिस चीज की चीजें हैं इस खिचड़ी में वो खाना शुरू करे। फिर बिजली और बादल पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और सभी पक्षी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। बादल कव्वा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ, तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कव्वा और बिजली कवि घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कव्वे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल? यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कव्वा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कव्वा बिजली कवि और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कल मोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा बिजली कवि को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कवि की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई।
अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सावित्री की बड़ी बहू रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। अरे वो समझती क्या है, काली कलौटी, जरा भी सुंदर नहीं और आई मेरा मुकाबला करने। इसे तो यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली का पी की जेठानी खाना बनाकर उसके पास जाती है। ये लीजिए भोजन, खा लीजिए। वो ऐसा कहती है कि तभी बिजली का पी का फोन बजता है। अरे कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? क्या दरवाजे पर खड़े हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी फोन काट देती है। बड़ी जेठानी जी, ये क्या सूखी रोटी? भला मैं सूखी रोटी कहाँ खाऊंगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने बड़े होटल से खाना मंगवाया है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी घर के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर अंदर आती है। ये देखकर बड़ी जेठानी को अजीब लगता है। कोई बात नहीं दीदी, हम ये खाना खुद खा लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सावित्री कभी की दोनों बहू भोजन खा रही थी कि उन दोनों को उल्टियाँ आ जाती हैं। अरे क्या हुआ बिजली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बादल, तुम्हारी पत्नी ठीक है। लगता है घर में दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। अब हमारे घर में भी दो दो बच्चे आएंगे। ये सुनकर बादल का पापा बहुत खुश होता है, लेकिन बिजली का भी सारा दिन अपने घर से बाहर रहती है। अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और रात होते घर लौट आती है। बिजली, तुम्हें पता है ना कि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में सारा दिन तुम बाहर पार्टियां करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो कोड़ी के कौवे, मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? बिजली की आवाज़ें उसकी सास भी सुन लेती है। वो अंदर आती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अगर ऐसे सारा दिन बाहर रहोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया, तू आई बड़ी मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूँगी। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। बिजली का भी सबको ऐसे ही बेइज्जत करती। वो हर रोज बाहर जाती। वो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करती थी, जहाँ वो ड्रिंक्स पीती थी और बर्गर, पिज्जा और फ्राइज खाती थी। इन सभी के बीच में उसे अपने बच्चे से भी प्यार होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना भी नहीं छोड़ती। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी उसे समझाने की कोशिश करती है। दीदी, आपका ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। आपको पता है इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। क्या छोड़ दूं? मैं तुम सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन बाहर घूमना नहीं छोड़ सकती। बिजली का भी अपनी जेठानी की बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके अंडे भी आ जाते हैं, लेकिन बड़ी जेठानी अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती है। वो सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती, लेकिन बिजली का पी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने में लगी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी के अंडे से एक बहुत प्यारा बेटा कौवा बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लेकिन बिजली का पी के अंडे से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आता। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, 1 या 2 दिन में अंडा फूट जाएगा। फिर देखना मेरा भी बेटा कौवा बाहर आएगा। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंडा नहीं टूटता। वो अंडा कैसे टूटा, वो तो खराब हो चुका था। फिर बादल कौवा, बिजली कौवी और उसकी सास अंडे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हैं। जब बुलबुल अंडे का चेकअप करती है, वो तो खाली था। देखिए माँ जी, आपकी बहू का अंडा खराब हो चुका है। जब बिजली कौवी ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अंडे का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो आज मेरी गोद सूनी है।
मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता? एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं, तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। हाँ भैया, जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिएगा। और अगर सच जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो भैया, आप जाकर उन्हें मिलकर सब बता दो। सच जानने के बाद वो जो भी कहे, आप उसकी बात मान लीजिएगा। तुम पांचों बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ और बिजली कभी से बात करता हूँ। बादल कौवा ऐसा कहते हुए घर से निकल जाता है। बादल कौवा बहुत गरीब था। उसके पास एक ही कमरा था, जहाँ वो सौतेली 5 चिड़िया बहनों के साथ रहता था। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वहीं बादल कौवा एक अमीर कवि को पसंद करता था। वो कवि से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो बिजली कवि को अपना सच बताने जाता है। मैं नहीं जानता बिजली कि मेरा सच जानने के बाद तुम क्या करोगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक ही कमरा है। ये सुनने के बाद बिजली कवि सोच में पड़ जाती है। बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है, जिसके बाद बादल कौवा बिजली कवि से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जैसे ही बिजली कवि घर के दरवाजे पर आती है, तो घर के बाहर बादल कौवे की पांचों बहनें अपनी नई भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। ए ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी सी झोंपड़ी के एक कमरे में अब तुम 5 बहनों और एक भाई के साथ मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी, आप अंदर आ जाओ, इसे अपना घर ही समझो। ये क्या बादल, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। माफ करना बिजली, मेरी 5 बहनें हैं। ये मेरे साथ ही रहती हैं। हम इस कमरे में एक साथ भला कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही सोचो बादल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर बादल कौवा बिजली कवि को खूब समझाता है, जिसके बाद बिजली कवि मान जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। बादल कवि की बहनें घोंसले के दरमियान में एक पर्दा लटका देती हैं। अरे, ये पर्दा क्यों लगाया है तुमने यहाँ? भाभी, पर्दे के उस साइड पे भैया और आप सो जाना और इस साइड पे हम 5 बहनें सो जाएंगी। बिजली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे क्या मालूम था कि इसकी 5 बहनें भी हैं, वरना मैं कभी भी इससे शादी न करती। हाय हाय, मेरी माँ ने कितना कहा था कि अमीर कौवे से शादी कर लो, मगर मैं ही ना मानी। बादल कौवा तो चुपचाप घोंसले में सो जाता है, लेकिन बिजली कवि को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह बिजली कवि तैयार हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप नजर आ रही हैं? क्या कोई बात है? बिजली कवि अभी कुछ कह ही पाती कि तभी बादल कौवा आ जाता है और वो बिजली कवि से कहता है, बिजली, मुझे आज तुम्हारे पंखों के कड़ी चावल खाने हैं, जैसे तुम पहले अपने घर से बना कर लाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? भाभी, हमारे घर में गैस चूल्हा तो नहीं है, ये मिट्टी का चूल्हा है। हम सब इसी पर ही भोजन बनाते हैं, आप भी इसी पर बना लो। ये देखकर बिजली कवि हैरान हो जाती है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती थी। बादल कवि की बहनें बिजली कवि की मदद करती हैं। खाना बनाकर बिजली कवि बादल कवि को देती है। वो भोजन खाता है और काम पर निकल जाता है। चलो, अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए, लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 चिड़ियाओं को झेलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगी। बिजली कवि ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो डंडा उठाती है और अपनी 5 नंदों पर जुल्म करने लगती है। जब बादल कौवा घर से बाहर होता तो वो अपनी 5 नंदों से काम करवाती, खाना भी बनवाती और सफाई करवाती। जब बादल कौवा घर आता तो उसके सामने वो रसोई में भोजन बनाती। वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो खुद सारे काम करती हो। एक दिन मानू चिड़िया
अपने घोंसले पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बिजली कवि ऊंचा म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। भाभी, आवाज कम कर दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती है छोटी चिड़िया, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि डंडा उठाती है और मानो चिड़िया को मारने लगती है। ये देखकर वो पांचों बहनें डर जाती हैं और डर के मारे वो अपने भाई बादल कवि को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन बादल कवि को काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा घर आ जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी सारी बहनें काम कर रही हैं, जबकि बिजली कवि उसकी छोटी बहन को डंडे के साथ मार रही है, जिसके कारण छोटी चिड़िया घायल हो जाती है। बादल कव्वा आता है और बिजली कवि को एक जोरदार पंख मारता है और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ?